देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8th था भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 10.1 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया कि आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो। क्या होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल? जिसका एक एंगल कोण हो भाई 90 का हो। उसमें तीन चीजें होती हैं। 90 के सामने कौन होता है? हाइपोटेन्यूस। उसके बाद जो दो बाकी साइड आपकी बच गई, उनमें से एक आपका बेस होगा और एक आपका होता है परपेंडिकुलर। एक तो होगा बेस और एक होता है परपेंडिकुलर, और वो डिपेंड होते हैं थीटा के ऊपर। क्या आपने एंगल इसको माना है? क्या आपने एंगल इसको माना है? जिसको भी आप एंगल मानोगे ना, उसके सामने कौन होगा? परपेंडिकुलर। मान ले एंगल मैंने ये मान लिया, तो इसके सामने ये कौन होगा? परपेंडिकुलर। तो ये अपने आप ही कौन बच गया भी फिर? बेस। और इन तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है, और वो क्या रिलेशन होता है भाई? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू कौन? बेस का स्क्वायर प्लस में कौन? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आपके पास तीनों में से कोई सी दो चीज हो ना, और आपको तीसरी बतानी हो, तो हमेशा ये वाला रिलेशन यूज होगा। उसके बाद मैंने बताया कि इसकी जो साइड है ना, उनको आप 6 रेशो में डिवाइड कर पाओगे। वो जो 6 रेशो कौन होंगी, उसको याद करने के लिए एक फ्रेज बताया था भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फ्रेज बताना, ये होंगे वो 6 रेशो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और तीन ये उल्टी, ये अपॉन ये। इसका नाम था आपका साइन थीटा में। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका नाम होता है कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका नाम है भाई टेंजेंट थीटा। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका नाम आपका कोसिकेंट थीटा होता है। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये मेरा होता है भाई सीकेंट थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये मेरा कौन होता है भाई? कोट थीटा होता है। तो यहां तक मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन देखो, और टाइप हम कौन सी पढ़ रहे हैं? हाँ, एक चीज और भाई, ये जो 6 चीज आपके सामने लिखी हुई है ना, इनका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से एक की वैल्यू आपको गिवन होगी और बाकी 5 की बतानी होगी। ये टाइप हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखो, देखो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 करवा था। अब तुम पढ़ो 26। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ भाई, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that कि cos A इक्वल टू cos B है भाई, such that cos A इक्वल टू कौन? cos B। और आपने प्रूव करना भाई, देन शो डेट, और आपने शो करके दिखाना है। देन शो डेट, क्या शो करके दिखाना है भाई? कि एंगल ए इक्वल टू कौन होगा? एंगल बी होगा भाई। यह आपने शो करना है। और क्वेश्चन के अंदर एक जिक्र आया भाई एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? देखो जो एंगल है ना, एंगल आपके नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से? एक होता है एक्यूट एंगल, एक मेरा होता है भाई ओब्ट्यूज एंगल। कौन से भाई? ओब्ट्यूज एंगल। और एक होता है भाई राइट एंगल। तो जो आपके एंगल है ना, नॉर्मली आपके वो 3 टाइप के हैं भाई, एक्यूट एंगल, ओब्ट्यूज एंगल
और राइट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? अगर एंगल 90 से छोटा हो ना, अगर आपका जो एंगल है वो 90 से छोटा हो तो मेरा एक्यूट एंगल कहलाता है। अगर आपका जो एंगल है ना वो 90 से बड़ा हो तो आपका वो कौन कहलाता? ओब्ट्यूज एंगल कहलाता है। और अगर आपका जो एंगल है ना वो 90 के इक्वल हो, अगर वो 90 के इक्वल हो तो वो होता है राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन होता है? 90 से छोटा। ओब्ट्यूज एंगल जो एंगल आपका 90 से बड़ा हो। और राइट एंगल अगर वो इक्वल टू 90 हो तो आपका वो कहलाऊगा राइट एंगल। अब क्वेश्चन पढ़ना एक बार। तो इफ का मतलब गिवन है भाई। तो गिवन क्या है कि जो ए और बी है ना वो मेरे एक्यूट एंगल हैं और 90 से छोटे हैं वो, सच डेट cos A इक्वल टू cos B ये आपको गिवन है और आपने एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव करना है। और क्या बेस बता था भाई, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो तो शुरुआत आपने कहां से करनी होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल से। तो बनाओ फिर एक। तो मान लिया कौन है मेरी? एक भाई राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो ए और बी है ना वो आपके एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटे हैं। तो आप ए इसको मानोगे, इसको बी और इसको क्या? सी। क्योंकि जो ए और बी है ना वो मेरे 90 से छोटे हैं। अगर आपका ये 90 है तो दोनों का सम इनका भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तीनों का सम 180 होता है ना। अगर ये आपका 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। जब दोनों का सम 90 है तो दोनों 90 से छोटे पाओगे और 90 से छोटे हैं तो कैसे होंगे? ये एक्यूट एंगल। और आपने फिगर भी ऐसा ही बनाना है कि ए और बी मेरे को ना आवे एक्यूट एंगल आवे यानी 90 से छोटे आवे। तो आपने ए इसको, बी इसको और सी इसको मानना पड़ेगा। तो ए बी सी मैंने क्या ले ली? एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ए और बी मेरे कौन है भाई? एक्यूट एंगल है। एक आपको ये गिवन है और ये आपको शो करना है। तो आप गिवन का सारा लेके करोगे। तो पहले जो गिवन है ना वो लिखो भाई। तो लिखोगे कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच जिसके अंदर भाई जो एंगल सी है वो कौन है मेरा? 90 एंड एंगल ए कोमा एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो ए और बी मेरे कैसे हैं भाई? एक्यूट एंगल है। और एक चीज आपको और क्या गिवन है? सच डेट कि cos A इक्वल टू कौन है भाई? cos A इक्वल टू मेरा cos B है भाई। ये आपको गिवन है कि cos A इक्वल टू कौन है? cos B। और आपने प्रूव क्या करना है? आपने प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। लिखो टू प्रूव। तो आपने प्रूव करना है भाई एंगल A इक्वल टू कौन है? एंगल B। तो आप गिवन का सारा लोगे। तो देखो प्रूफ। तो नाउ तो गिवन आपको भाई cos A इक्वल टू कौन? cos B है भाई। अब cos A हमने भी आवा निकालना। cos A मेरे वाला कौन होगा? मेरे वाला cos A होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होता। जो बेस और परपेंडिकुलर है वो डिपेंड होते हैं थीटा के ऊपर कि थीटा आपने ये मानना है कि ये मानना है। अब कोस के एंगल में ए है, कोस के एंगल में कौन है? ए। यानी एंगल आपने इसको मानना है, यानी एंगल आपने इसको मान रखे हैं। तो इसके सामने कौन होगा? ये परपेंडिकुलर। ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूस। तो कोस मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी AC अपॉन AB। AC अपॉन कौन? AB इज इक्वल टू, अब कोस B निकाल लो। अब की बार एंगल में B है यानी एंगल उसने इसको नहीं किसको मान रखा है?
इसको मान रखे हैं। तो इसके सामने कौन होगा? परपेंडिकुलर। तो मेरा फिर बेस बन गया ये हाइपोटेन्यूस। तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और अब के बाद बेस अपना ये है यानी BC अपॉन AB। BC अपॉन में कौन? AB। AB से AB कैंसिल हो गया, यानी आप पहुंच गए AC इक्वल टू कौन आ गया मेरा? BC आ गया भाई। यानी AC इक्वल टू BC मतलब या AC और या मेरी कौन आ गई? BC, यानी दोनों साइड इक्वल आ गई। और 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ रखी है, और 9th क्लास में क्या थ्योरम पढ़ रखी है भाई? किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हो ना, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके आमने सामने के जो एंगल है ना वो भी इक्वल होते हैं। कोई भी ट्रायंगल हो भाई, अगर उसके दो साइड इक्वल हैं तो उनके जो आमने सामने के एंगल है ना वो भी इक्वल होते हैं। अब ये और ये इक्वल है ना, तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसके सामने ए एंगल है, इसके सामने बी एंगल है, ये भी इक्वल होंगे। तो विच इंप्लाइज, ये थ्योरम हमने 9th में पढ़ रखी है। अब आप यहाँ पर तो जो है ना डायरेक्ट ही इसका यूज करोगे कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल हो तो उनके आमने सामने के जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। लिखोगे साइड में, रीजन लिखोगे साइड में ही, तो क्या लिखोगे भाई? तो लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल में, आर इक्वल, तो वो भी मेरे कौन होंगे? इक्वल होंगे। तो ये था अपना। तो इसमें कुछ खास नहीं भाई। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमने मान ली, उसमें ए और बी मेरे ये मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि खुद कहा है कि ए और बी मेरे एक्यूट एंगल है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ये वाले एंगल होते हैं ना वो मेरे एक्यूट एंगल ही होते हैं। और साथ में कहा है cos A इक्वल टू cos B, और ये हमने प्रूव करना है। तो आप गिवन का सारा लोगे तो cos A हमने भी आवा निकालना, तो cos A हमने अपने वाला निकाल लिया। हाँ, ये आपको ध्यान रहे इसके एंगल में A है, यानी एंगल इसको मानना पड़ेगा, और इसकी बारी में एंगल इसको मानना पड़ेगा। तो ए बी कट गई, यानी AC इक्वल टू BC। और फिर हमने वो थ्योरम यूज कर दी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके आमने सामने के जो एंगल है वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कर दिया हमने यूज। और देखो भाई, देखो इसके बाद ये तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 26 हो गया ना। 27 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 27 में है भाई, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए, कोई ट्रायंगल ABC जिसका जो राइट एंगल है वो कहां पर बना हुआ है? A के ऊपर है भाई। इफ का मतलब ये आपको गिवन है कि जो टेंजेंट C है ना इक्वल टू कौन है मेरा? √3 है भाई। √3 इसके वैल्यू, और आपने वैल्यू बतानी है। फाइंड दी वैल्यू, किसकी वैल्यू आपने बतानी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू आपने बतानी है भाई साइन B
साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी में, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो देखो फिर वही चीज है ना, रेशो की वैल्यू गिवन है और रेशो की वैल्यू आपने बतानी है। तो शुरुआत कहां तक करोगे, एक ट्रायंगल कंसीडर करके करोगे, पर अब की बार आप कंसीडर नहीं लिखोगे क्योंकि खुद वो गिवन है। तो बनाओ फिर एक ट्रायंगल भाई। तो जैसे यहां लिख लो, तो कोई ट्रायंगल है अभी आपकी ABC। तो अब एक चीज और है भाई, जो 90 का एंगल है वो A पर है, 90 वाला एंगल आपका A पर है, तो आपने इसको A मानना पड़ेगा। और उसके बाद आपको लिखना जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसके बाद फिर ये मेरा B हो जाएगा और ये मेरा कोण C। अगर वो कुछ भी ना कहो है तो आपकी मन मर्जी होगी, अगर वो खुद कहो है कि राइट एंगल A पर है तो आप फिर A पे मानोगे, फिर ये B और ये मेरा C हो गया। उसके बाद सॉल्यूशन, तो अब के बार कंसीडर वर्ड यूज नहीं करोगे क्योंकि ट्रायंगल गिवन है, सीधा लिखोगे इन ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A मेरा कौन है भाई, एंगल A मेरा है 90। उसके बाद फिर क्या लिखना होता है, उसके बाद ये होगा आपका, हाँ फिर जिसकी वैल्यू बतानी है उसके अकॉर्डिंग होगा। अब देखो जिसकी वैल्यू हमने बतानी है ना उसके एंगल में B भी है और उसके एंगल में C भी है, और इनकी जो वैल्यू है ना वो अलग वे तो निकलेगी और इनकी वैल्यू अलग वे तो निकलेगी। तो पहले आप साइन B और कोस B की निकाल लो, उनके लिए एंगल आपको फिर B मानना पड़ेगा। तो करो, लिखोगे फॉर एंगल B तो वी हैव, इनके लिए आपका अलग प्रोसीजर होगा। अब एंगल आपने B को माना है तो एंगल के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर, यानी AC मेरा कौन होगा भाई, AC मेरा बनेगा परपेंडिकुलर। उसके बाद AB कौन होगा, फिर बेस हो जाएगा, AB मेरा कौन होगा बेस। और BC कौन होगा भाई, BC मेरा बनेगा हाइपोटेन्यूस होगा फिर मेरा ये। उसके बाद जो रेशो की वैल्यू गिवन है वो लिखोगे। अब एक चीज और है भाई, जो रेशो है ना, रेशो के अंदर तो C है, टेंजेंट C इक्वल टू कौन है, √3 है भाई। नाउ टेंजेंट C इक्वल टू कौन है, √3। टेंजेंट C की वैल्यू कौन है, √3 है, यानी आप इसको √3/1 सोचोगे। इसको क्या सोचोगे भाई कि √3/1 लिखा हुआ है। अब देखो टेंजेंट अपने वाला कौन होता है, अपने वाला टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपने वाला कौन होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में कौन, बेस। उसके बाद खुद लिखोगे कि हमने किसको क्या मान रखे हैं, कौन है मेरा परपेंडिकुलर, वो मेरा AC है भाई। अपॉन में बेस कौन है मेरा, बेस है मेरा AB। उसके बाद ही बता रखा है ना, इसके बाद जो भी रेशो की वैल्यू वो लिखोगे और फिर सोचोगे कि वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कौन होता है वो लिखोगे। अब AC अपॉन AB। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, AC की, और नीचे वाली वैल्यू AB की, और साथ में K लिखोगे। तो लेट AC इक्वल टू कौन होगा, √3 और AB कौन होगा, और AB मेरा बनेगा 1 × K, तो K हो गया। अब इससे मेरी कौन आ जाएगी, BC भी आ जाएगी। निकालो BC, किसका करोगे यूज, पाइथागोरस का। बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप होंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो करना यूज एक बार। तो पाइथागोरस क्या होते हैं मेरी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर इक्वल टू कौन है, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लिखो वैल्यू भाई, AC कौन है, AC मेरी √3 के, इसका करना स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा।
3k² प्लस AB का स्क्वायर यानी k² बनेगा। अब देखो 3k² प्लस में k² यानी आपका 4k² हो गया भाई। अब देखो ये जो BC का स्क्वायर आया है, जो BC का स्क्वायर है वो मेरा कौन आ गया भाई 4k² आया। तो BC कौन होगी, इसका रूट हो जाएगा। तो BC मेरी बनेगी भाई, करो इसका रूट, तो 4 का रूट है 2 और यहाँ पर रूट तो स्क्वायर कट जाएगा यानी 2k। ये आ गई मेरी BC। अब मेरे पास AC, AB और BC तीनों आ गए ना, तो अब मैं जो है ना साइन B और कोस B की वैल्यू बता पाऊंगा। अब किसकी निकालोगे, साइन C और कोस C की। उसके लिए एंगल आपने क्या मानना पड़ेगा, फिर एंगल C मानना पड़ेगा। यानी अब आपका सब कुछ चेंज होगा। तो आप दोबारा फिर लिखोगे ये चीजें, फॉर एंगल C वी हैव तो एंगल C के लिए भाई AB मेरा कौन होगा फिर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका बनेगा AB, चेंज हो जाएगा ना, AB अपना होगा परपेंडिकुलर, तो AC फिर अपना बेस हो जाएगा। बेस अपना कौन होगा AC, और BC को भी चेंज होता ही नहीं, यानी BC अपना कौन होगा भाई हाइपोटेन्यूज। इसके बारे में ये रूल लगेगा अपना। अब इसकी वैल्यू हमने बतानी है। अब मेरे पास AB, BC और AC तीनों है ना, तो रख दो इसके अंदर। तो क्या बनेगा भाई साइन B, साइन मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर रूल आपका ये लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड AC अपॉन BC। करो AC अपॉन BC, AC मेरा ये है अपॉन BC, के तक के कट गया, √3 अपॉन 2 हो गया भाई, √3 अपॉन 2। फिर कोस C, अब कोस के एंगल में C है ना, तो C के बारे में यो लगेगा रूल, ये वाला लगाओ। अब कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन BC। करो AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC हो रहा और BC हो रहा, AC अपॉन BC, के तक के कट गया, तो √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 प्लस कोस B, एंगल में B है ना, तो रूल ये लगेगा कोस B, कोस मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन BC। करो AB अपॉन BC, के तक के कट गया यानी 1/2 होगा इनटू में साइन C। अब एंगल में C है तो रूल ये लगेगा, तो साइन मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन BC। करो AB अपॉन BC, AB मेरा के, यो 2 के तक के कट गया वही 1/2 आ गया। अब करना सोल्व, जब रूट में सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई करोगे तो रूट वहां तक हट जाकर यानी √3 इंटू √3, तो 3 बनेगा, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4, एलसीएम होगा 4, तो 3 + 1 यानी 4/4 कट गया भाई, तो कौन होगा मेरा 1 बनेगा। तो आंसर कौन होगा भाई आपका 1 बनेगा इसका। तो क्वेश्चन कौन सा आपका ये भाई 27 है ना, तो इसका आपका बनेगा 1 ही है। बस आपको ध्यान ये रखना भाई कि एंगल क्या है, अगर B है तो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर वो B मान के ही निकालोगे, और C है तो C मान के ही निकालोगे। अब जिनके एंगल में B है उनमें रूल ये वाला लगेगा और C के बारे में ये वाला। कर लोगे? तो चलो तुमने 2 ही करने हैं, बाकी फिर कल करेंगे।